हेलो हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। हिस्ट्री की क्लास देख रहे थे अपन फोर्थ सेमेस्टर के लिए। आज अपन यूनिट 3 देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट मैंने करवा दी थी, वो आप प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड है संवैधानिक विकास। फर्स्ट यूनिट थी राष्ट्रवाद का उदय, सेकंड यूनिट थी गांधीवाद और थर्ड यूनिट है संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुए उन उद्धारों और कानूनों को संदर्भित करता है जिन्होंने भारत में शासन व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को धीरे धीरे बदला। यह प्रक्रिया अंततः भारत के अपनी संविधान निर्माण का आधार बनी। फर्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मोरलेमिंटो सुधार। इस अधिनियम को मोरलेमिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय मोरले भारत के राज्य सचिव और मिंटो भारत के वायसराय थे। पृष्ठभूमि और कारण। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग, कांग्रेस द्वारा किए जा रहे नरमपंथी आंदोलन का प्रभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडलों की मांग। मुख्य प्रावधान, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। इन परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। चुनाव का सिद्धांत लागू हो गया। सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, लेकिन चुनाव शब्द का स्पष्ट उपयोग नहीं किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद प्रावधान था। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इस प्रावधान को ब्रिटिश सरकार की बांटो राज करो की नीति का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जिसने भारत में सांप्रदायिकता की नींव रखी। प्रभाव और महत्व, इसने भारतीयों को शासन प्रक्रिया सीमित रूप से शामिल किया। भारतीयों को शासन प्रक्रिया में सीमित रूप से शामिल किया। पृथक निर्वाचन प्रणाली ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया, जिससे दूरगामी नकारात्मक परिणाम हुए। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा और राष्ट्रवादी की पूर्ण स्वशासन की मांग को शांत नहीं कर सका। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को फैलाया, हिंदू मुस्लिम को बांटा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लोगों में धर्म की भावना आ गई। धर्म को लेकर ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह अधिनियम भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसरॉय चेम्सफोर्ड के प्रयासों का परिणाम था। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। पृष्ठभूमि और कारण। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन, ओम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का उदय, 1917 की मोंटेग्यू घोषणा, जिसमें भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना का वादा किया गया था। मुख्य प्रावधान क्या थे? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करना, प्रांतीय विषय को 2 श्रेणियों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि, इन्हें भारतीय मंत्रियों द्वारा गवर्नर की सलाह पर प्रशासित किया जाना था और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। आरक्षित विषय, जिनमें वित्त, पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व आदि, इन्हें गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। वे विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं थे।
महत्वपूर्ण तथ्य। ये द्वैध शासन प्रणाली सफल नहीं हो सकी क्योंकि भारतीय मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण विषय पर वास्तविक शक्ति और धन का अभाव था। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में बांटा गया। राज्य परिषद, ऊपरी सदन कहते थे जिसे, विधानसभा, निचला सदन। 2 सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। हालांकि मताधिकार बहुत सीमित था, संपत्ति, शिक्षा या कर के आधार पर था। पृथक निर्वाचन का विस्तार। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। भारत के राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इससे भारतीय पर वित्तीय बोझ कम हुआ। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। बाद में 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना हुई ली आयोग के द्वारा, ली आयोग की सिफारिश पर। संवैधानिक आयोग का गठन हुआ। इस अधिनियम के कामकाज की समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यही साइमन कमीशन था। प्रभाव और महत्व। इसने भारत में जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक पहला कदम उठाया, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही थी। द्वैध शासन प्रणाली की विफलता ने भारतीयों को पूर्ण स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्यक्ष चुनाव और केंद्रीय विधानमंडल के गठन ने भारतीयों को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर दिया। साइमन कमीशन 1927। यह एक अखिल ब्रिटिश आयोग था जिसे 1919 के अधिनियम कामकाज की समीक्षा करने और भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसका गठन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। सदस्य इसमें 7 थे और सभी ब्रिटिश थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। विरोध का कारण। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को लगा यह उनके आत्मसम्मान और स्वशासन के अधिकार का अपमान है। उनके भविष्य का फैसला करने वाला आयोग पूरी तरह विदेशियों से बना है। विरोध। साइमन गो बैक के नारे। जब कमीशन 1928 में भारत आया तो उसे व्यापक विरोध, हड़ताल, प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज। प्रदर्शनों के दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। रिपोर्ट 1930। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को पूरी तरह जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की सिफारिश की। इसने केंद्र में जिम्मेदार सरकार की स्थापना का विरोध किया। इसने संघीय ढांचे के गठन की सिफारिश की। इसने पृथक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की सिफारिश की। प्रभाव क्या हुआ? साइमन कमीशन के विरोध ने भारतीय राष्ट्रवाद को और मजबूत किया और भारतीयों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने की चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट आई और इसकी सिफारिशों के बाद 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। यूनिट 3 का 4th टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के बहिष्कार के जवाब में भारत सचिव बर्किनहेड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो सभी दलों को स्वीकार्य हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। समिति का गठन 1928 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संवैधानिक मसौदा तैयार करना जो सभी भारतीय राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। मुख्य सिफारिश क्या थी?
भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए। यह पूर्ण स्वतंत्रता से एकदम कम था, लेकिन स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण था। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता भी ना मिले, आंतरिक मामलों में तो अपन स्वतंत्रता ले सकें, आंतरिक मामलों को तो अपन संभाल सकें। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया गया। इसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल और सीटों का आरक्षण होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों की सूची शामिल की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्तर पर पूर्ण जिम्मेदार सरकार। धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत का एक संघीय ढांचा, अस्वीकृति। इस रिपोर्ट को विभिन्न दलों से पूर्ण समर्थन नहीं मिला। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें संशोधन की मांग की, जैसे मुसलमानों के लिए एक तिहाई केंद्रीय सीट आरक्षित करना, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। महत्व, यह भारतीयों द्वारा स्वयं का अपना संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास था। इसने डोमिनियन स्टेट और मौलिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विचारों को प्रस्तावित किया, जो बाद में भारतीय संविधान में शामिल हुई। इसकी अस्वीकृति के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया।